हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं वो देखेंगे, जो कि बैक्टीरिया हमारा टॉक्सिन्स वगैरह जो कि प्रोड्यूस करता है वो विरुलेंस फैक्टर्स में आएंगे। फिर हमारा आएगा पैथोजेनेसिस में क्या है, कैसे डिजीज कॉज कर रहा है हमारा बैक्टीरिया। फिर देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, सिम्टम्स एंड साइंस हमारे प्रोड्यूसेस में। और फिर हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लैब डायग्नोसिस देखेंगे, और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी वो देखेंगे लास्ट में, वैक्सीन्स वगैरह जिसमें आती हैं हमारी। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में हमारा पर्टूसिस जो है उसे उसे हम हुफिंग कफ भी कहते हैं, जो कि हमारा बोर्डेटिला पर्टूसिस कॉज करता है। ये बैक्टीरिया हमारा कॉज करता है whooping कफ, जिससे पर्टूसिस कहते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होते हैं बोर्डेटेला, कॉजेज whooping कफ इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में whooping कफ करते हैं। अ हाईली कंटोजियस वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल डिजीज, वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। कैरेक्टराइज बाय प्रोक्सिमल कफ एंडिंग इन हाई पिच्ड इंस्पिरेटरी साउंड डिस्क्राइब्ड एज whoop। इसमें एक हाई पिच इंस्पिरेटरी साउंड होती है कफ के टाइम पे, जो कि बहुत इंटेंस होता है, और उसे हूफ कहते हैं, हूफ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट विरुलेंस फैक्टर्स पे। विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ बॉडी टेलर पर्ट्यूसिस। तो सबसे पहला है हमारा ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन। फिर हमारा आता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। फिर एडेसिन से हमारे कुछ। ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन। जो हमारा ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन है वो हमारा कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का, जो कि कंपोनेंट है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन का। नेक्स्ट है हमारा डैमेजेस सिलिया ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। हमारा क्या करता है साइटोटॉक्सिन, ये हमारा डैमेज करता है सिलिया को डैमेज करता है, ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स हैं जो रेस्पिरेटरी पैसेज में, उनको ये डैमेज करता है। पर्टुसिस टॉक्सिन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वायलेंस फैक्टर्स है। पर्टुसिस टॉक्सिन एक्सप्रेस ओनली बाय बॉर्डेटिला पर्टुसिस। बॉर्डेटिला पर्टुसिस में एक्सप्रेस होता है। स्ट्रक्चरली एंड मैकेनिस्टिकली सिमिलर टू कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन की तरह ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है, जैसे कोलेरा टॉक्सिन में हमारा AB5 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारा टॉक्सिन था, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज, यहाँ पर भी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट कर रहा है, साइक्लिक AMP इंक्रीज कर रहा है, जिससे मल्टीपल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं होपिंग कफ के। फिर नेक्स्ट है हमारा एडेसेंस। एडेसेंस में हमारा आता है फैसिलिटेट बैक्टीरियल अटैचमेंट। एडेसिन हमारा यूज होता है बैक्टीरियल को अटैच करने में, बैक्टीरिया को। फिर हमारा आता है फिलामेंटस हेमाग्लूटिनिन, FHA, प्रोटेक्टिन आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि फिम्ब्री हो सकते हैं, पिलाए, एग्लूटिनोजोन्स हो सकते हैं। अदर टॉक्सिन्स में हमारा आते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस टॉक्सिन, डर्मोनेक्रोटिक टॉक्सिन, और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। तो हमारा ये खत्म हो गया हमारा विरुलेंस फैक्टर्स। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पैथोसिस में। तो मेनली क्या होता है, टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज है, टॉक्सिन मीडिएटेड पैथोसिस। टॉक्सिन करता है मेनली क्या, पैथोजेनेसिस कॉज करता है। बैक्टीरिया अटैच टू सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं सिलिएटेड, उन पे अटैच करता है बैक्टीरिया ऑफ नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में मल्टीप्लाई करता है एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, जिससे हमारा जो लोकल म्यूकोसा है वो डैमेज हो जाती है, लोकल म्यूकोसल डैमेज, जिससे हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारा, वो हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारा इम्पेयर हो जाता है, और हमारी जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर सकती है आसानी से। तो ये हमारा पैथोजेनेसिस में इतना ही दिया हुआ था। फिर आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज का है। डिजीज प्रोग्रेसेस थ्रू 3 स्टेजेस। 3 स्टेज में डिजीज प्रोग्रेस करती है। पहला है कैटारल, दूसरा पैरेक्सिस्मल, और लास्ट में कन्वालेसेंट। तो इनके अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं इनमें। तो 1 से 2 वीक का होता है कैटारल फेज, जिसमें हमें कोराइजा देखने को मिलता है, लैक्रिमेशन, माइल्ड कफ, लो ग्रेड फीवर, मेलाइज, स्मेयर, एंड कल्चर लाइक डी पॉजिटिव है। और स्मेयर और कल्चर जो है वो लाइकली पॉजिटिव होता है बॉर्डेटिला पर्टुसिस के लिए। और ये इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस होता है। जब सबसे पहला वाला फेज है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस होता है, हाईली इन्फेक्शस फेज। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल हमारा 1 से 6 हफ्ते तक हो सकता है।
जिसमें हमें whooping कफ देखने को मिलेगा, पोस्ट टसिव वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो सकती है कफ के बाद। स्मेयर इन कल्चर में भी कम निगेटिव, और इसमें स्मेयर और कल्चर जो है कम निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये कम इन्फेक्शियस है, लेस इन्फेक्शियस है। फिर हमारा आता है कन्वालेसेंट स्टेज, जिसमें 1 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन कफ फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी, जिसमें धीरे धीरे हमारा जो कफ है वो कम हो जाता है और सिविरिटी कम हो जाती है, और एंटीबॉडीज बनने लग जाती है हमारी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेडियोसिस। तो कॉम्प्लिकेशंस हमारे क्या क्या है? मोर कॉमन इन इन्फेंट्स, ज़्यादा होता है हमारे इन्फेंट्स में मोर कॉमनली। ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट में कम देखने को मिलता है। सबसे पहला है प्रेशर इफेक्ट। तो हमारा प्रेशर इफेक्ट की वजह से क्या क्या होता है? वायलेंट कफिंग स्पाजम, जो हमारा प्रेशर का इफेक्ट है वो वायलेंट कफिंग स्पाजम से होता है। जो हमारा कफ होता है बहुत वायलेंट होता है, और इससे बहुत ज़्यादा वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होता है, और जिससे हमारा हेमोरेज हो सकता है, सब कंजंक्टिवाइटल हेमोरेज हो सकता है, हर्निया हो सकता है, न्यूमोथोराक्स हो सकता है, रिब फ्रैक्चर कर सकती है, पेटेके हो सकते हैं ऑन फेस एंड बॉडी पे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया में ओल्डर एडल्ट्स में हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है निमोनिया। इन्फेंट्स में हमें बोर्डिटेला परट्यूसिस की वजह से ही देखने को मिलता है निमोनिया। फिर नेक्स्ट हमारा है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं, इंसेफेलोपैथी और कोमा। तो कन्वर्जेंस क्या होता है? हमारे कन्वर्जेंस में हमारे एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारे स्पाजम होता है बॉडी में, स्पाजम होता है बॉडी में हमारे। इंसेफेलोपैथी में हमारा जो ब्रेन है उसका डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे ब्रेन है उसमें हमारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसका जो वो इम्पेयर हो जाएगा। कोमा में हमारा पर्सन बहुत टाइम के लिए कोमा में आ सकता है। तो हमारे तीन मेनली इसमें कॉम्प्लिकेशन थे। अब इसके एक कुछ पिक्चर है हमारी, इसमें हमारा पर्ट्यूसिस दिखाया गया है फीमेल इन्फेंट में। ये कॉलोनीज दिखाई गई हैं, मर्करी ड्रॉप अपीयरेंस होती है रिगन लोवे अगार में, बर्टिटेला पर्ट्यूसिस की कॉलोनीज में। और एक ग्राम स्टेन्ड स्मेयर है बॉर्टिटेला पर्ट्यूसिस का। इसमें हमारे जो थंबप्रिंट अपीयरेंस की फॉर्म में हमारे बैक्टीरिया अरेंज रहते हैं, ये ऐसे थंबप्रिंट अपीयरेंस। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैब डायग्नोसिस ऑफ पर्ट्यूसिस। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन है। स्पेसिमेन कलेक्शन में हम नेजोफेरेंजियल सिक्रीशंस कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एल्जिनेट स्वैब्स की हेल्प से। फिर माइक्रोस्कोपी देखेंगे। माइक्रोस्कोपी में हमें ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई देखने को मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट स्मेयर में कल्चर करेंगे तो हम दो मीडियम यूज कर सकते हैं, एक रिगन लोए मीडियम हो गया, और हमारा दूसरा है बॉर्डेट गैंगो अगार। कॉलोनी कैसे दिखेगी? कॉलोनी में हमें मरकरी ड्रॉप या फिर बाइसेक्टेड पॉल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। कल्चर स्मेयर, जो कल्चर है उसका स्मेयर देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? स्मॉल ओवोइड ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई देखने को मिलेंगे, जो कि थंबप्रिंट अपीयरेंस में अरेंज रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेटेड मेथड्स माल्टीट ऑफ फाइटेक। सीरोलॉजी के लिए हम डिटेक्शन कर सकते हैं सीरम एंटीबॉडीज का वाया एंजाइम इम्यूनोएसेज। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं पीसीआर से, टारगेटिंग IS481 जीन और पीटी प्रोमोटर रीजन। टाइपिंग कर सकते हैं बोडेटिला पर्टुसिस बाय सीरो टाइपिंग एंड जीनोटाइपिंग। फिर हम इतना ही था हमारा लैब डायग्नोसिस में। फिर हम आए थे नेक्स्ट पेज पे अपने ट्रीटमेंट एंड। तो पर्टुसिस की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट देखें तो पर्टुसिस टॉक्सिन मेडिएटेड होता है, सो एंटीबायोटिक्स आर लेस इफेक्टिव। तो एंटीबायोटिक्स का हमारा बहुत कम इफेक्टिवनेस रहता है। वंस इन्फेक्शन इज स्टेबलाइज्ड, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स आर स्टिल इसेंशियल टू एलिमिनेट बैक्टीरिया फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स। हालांकि जो एंटीबायोटिक्स है वो फिर भी इसेंशियल रहते हैं, जो जिससे हमारे बैक्टीरिया एलिमिनेट हो सके। मैक्रोलाइड्स आर दी ड्रग ऑफ चॉइस। तो मैक्रोलाइड्स इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। इसमें एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं हम 5 दिन के लिए, और एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं 7 से 14 दिन के लिए।
कोट्रामेक्सोजोल यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव में, अगर मैक्रोलाइट की रेजिस्टेंस है या फिर एलर्जी है। आइसोलेशन इन अ क्वाइट इन्वायरमेंट में रिड्यूस paroxysms। अगर हम आइसोलेट करेंगे क्वाइट इन्वायरमेंट में तो हमारा जो इंटेंसनेस है हमारी कफिंग की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कफ सप्रेसेंट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। कफ सप्रेसेंट्स यूज नहीं करे जाते, ज़्यादा यूज में नहीं आते। प्रिवेंशन फिर देखते हैं, प्रिवेंशन में हम कीमोप्रोफिलैक्सिस देखें तो एरिथ्रोमाइसिन हमारे रिकमेंडेड होता है फॉर हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स के लिए। और वैक्सीनेशन में हमारा प्रोफाइलैक्सिस के लिए होल सेल परट्यूसिस वैक्सीन यूज होती है, WC परट्यूसिस वैक्सीन। मेड बाय हीट एंड केमिकल इनएक्टिवेशन, हमारा ये वैक्सीन बनती है हीट करके और केमिकली इनएक्टिवेट करके और होल बैसिलस परट्यूसिस बैसिलाई को। मेड बाय हीट एंड केमिकल इनएक्टिवेशन ऑफ होल बैसिलस परट्यूसिस बोर्डेटिला परट्यूसिस बैसिलाई को। एफिकेसी हमारी 85% है, 85% एफिकेसी। गिवन है डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटेनस वैक्सीन की फॉर्म में हमारा ये दी जाती है, डीपीटी वैक्सीन की फॉर्म में। फिर होल सेल परट्यूसिस वैक्सीन हमारी इन इंडिया, इंडिया में हमारा ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आता है, जिसमें हमारा शेड्यूल जो होता है उसके हिसाब से प्राइमरी प्राइमरी हमारा जो वैक्सीनेशन है उसमें 3 डोजेज दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन की एट 6, 10 एंड 14 वीक्स पे। पेंटावेलेंट वैक्सीन में हमारे जो वैक्सीन आती है उसमें डीपीटी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी होता है। ये हमें 3 डोजेज देनी होती है। फिर हमारा बूस्टर डोज होता है जिनमें हमें डीपीटी देते हैं 1.5 साल और 5 साल में, 1.5 साल और 5 साल में देते हैं हमारा बूस्टर डोज। फिर आता है हमारा प्रोड्यूसेस कंपोनेंट एक्ट एज एडजुवेंट इनहेंसिंग डीटी एंड टीटी इम्यूनोजेनिसिटी। तो हमारा जो प्रोड्यूसेस वाला कंपोनेंट है वो एडजुवेंट की फॉर्म में एक्ट करता है, जिससे हमारा जो टीटी और टीटी वाली वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, वो उनकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है। WC वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब जो होल सेल वैक्सीन है उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले फीवर देखने को मिल सकता है, इंजेक्शन साइड पे पेन हो सकता है, एरिथमा देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग, इरिटेबिलिटी। अनकॉमन क्या है कि बॉडी लिटिल प्रोड्यूसेस एनसेफेलिटोजेनिक। तो हमारा ये ब्रेन के लिए जो है सही नहीं होता, बट बॉडी प्रोड्यूस ये अनकॉमन हमारा एडवर्स इफेक्ट है। मे कॉज इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा, प्रोलॉन्ग कन्वल्जन्स कर सकता है, रैपिड स्पाजम्स हो सकते हैं हमारे एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटीज इन द ब्रेन की वजह से। हाइपरटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव सिंड्रोम हो सकता है, HSS। एस्टिमेटेड रिस्क 1 in 170,000 डोजेस, तो बहुत कम रिस्क चांसेस है, बहुत कम लोगों को होने के चांसेस हैं इसमें। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है ये वैक्सीन, तो ग्रेटर देन 5 to 6 years कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती हैं इससे। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, तो उनमें नहीं देना। हाइपर सेंसिटिविटी टू प्रीवियस डोजेस, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, उन उन पेशेंट को नहीं देना। ए सेलुलर परट्यूसिस वैक्सीन, ए सेलुलर परट्यूसिस वैक्सीन में क्या होता है, कंपोजिशन कंटेन्स परट्यूसिस टॉक्सॉइड और दो दो अलग कंपोनेंट होते हैं, FHA प्रोटेक्टिन फिम्ब्रियम। ए सेलुलर परटूसिस वैक्सीन में एडवांटेज क्या है, इसकी सेम एफिकेसी है, WC वैक्सीन सेम एफिकेसी है, फीवर साइड इफेक्ट्स कम साइड इफेक्ट्स है और सेफ है चिल्ड्रंस के लिए 5 to 6 years से ज़्यादा भी। फॉर्मुलेशन के किस किस फॉर्म में आता है, तो अवेलेबल है DAPT, डिप्थीरिया, सेलुलर परटूसिस, टेटेनस। रिकमेंडेड फॉर ओल्डर चिल्ड्रन हु मिस्ड प्राइमरी DPT डोजेस, तो इन उन चिल्ड्रंस में ये रिकमेंडेड होती है जिनमें जो हमारी प्राइमरी डोज थी हमारी वो छूट गई थी, वो नहीं ले पाए थे। तो हमारा इतना ही था हमारा परचेसेज में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो।